एक रात मैं खेल खेल में मामी जान के कपड़े पहनकर मामू के कमरे में सो गई। लेकिन मामू ने मुझे मामी समझकर जो किया, मेरी ये कहानी सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम सानिया है। ये मंजर मैं न जाने कितने महीनों से देख रही थी और अब तो मुझे जलन के साथ साथ तजस्सुस भी होने लगा था कि मामी हर जुम्मे की रात ऐसा क्या करती है कि जो अगले ही सुबह मामू उन्हें 1 लाख रुपये पकड़ा देते हैं। 1 लाख रुपये कोई मामूली रकम तो नहीं थी। मैंने तो कभी 500 रुपये भी एक साथ हाथ में नहीं पकड़े थे। मेरी बहुत सारी ज़रूरत और ख्वाहिशात हमेशा अधूरी रह जाती थी और मैं चाहती थी कि मेरे पास भी इतने पैसे आ जाएं ताकि मैं भी अपनी मर्जी से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं था क्योंकि मैं मामा मामी के घर पर पड़ी हुई थी। इसलिए जब भी मैं मामू को मामी पर ऐसे पैसे लौटाते हुए देखती तो मेरे दिल में एक हसरत पैदा हो जाती थी। एक दिन मामी ने मुझे किसी काम से बाजार भेजा तो मैं पड़ोस वाली रानिया के साथ बाजार चली गई। वहां मेरी नज़र एक सुर्ख रंग के कढ़ाई वाले जोड़े पर पड़ी तो मैं पलकें झपकना ही भूल गई। मैंने कभी इतना खूबसूरत जोड़ा कभी नहीं पहना था। कीमत पूछने पर पता चला कि ये 5,000 का है और दुकान वाला एक पाई भी कम करने को तैयार नहीं था। मैंने थोड़ी थोड़ी करके जो पैसे जोड़े थे वो सब मिलाकर भी कोई 1,000 रुपये थे। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर मेरी सहेली रानिया कहने लगी, तेरे मामू तो बहुत अमीर हैं, तू उनसे क्यों नहीं कहती कि वो तुझे तेरी मर्जी और ज़रूरत की चीज़ें दिलवा दें। रानिया की बात सुनकर मेरे दिल पर एक चोट सी लगी थी। मेरे आंसू गिरने लगे। मैं उसे क्या बताती कि मेरे मामू पैसों के मामले में तो बहुत अमीर हैं लेकिन दिल के बहुत ही छोटे हैं। पता नहीं इतने अरसे से वो किस तरह मुझे अपने घर में बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना मामी तो दिन रात उन्हें यही सबक सिखाती थी कि वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर कर दें, क्योंकि उनका इकलौता लाडला बेटा अरमान मुझ पर दिल हार बैठा था। और ये बात मामी से किसी सूरत बर्दाश्त नहीं थी कि मैं उनके इकलौते बेटे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाऊं। वो हमेशा मुझे यही बात कहकर मेरी नज़रों में गिरा देती थी कि तुझे तो तेरी माँ ने नहीं अपनाया, हम तो फिर भी तुझे अपने घर में रख के 2 वक्त की रोटी खिला रहे हैं। और ये बात सुनकर मेरा दिल टूट जाता था। मामी की बात में कोई झूठ नहीं था, लेकिन फिर भी मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी और मेरा दिल चाहता था कि मैं मामी का मुंह नोच लूं। मैं अपने ही सोचों में गुम खड़ी थी कि रानिया ने मुझे ज़ोर से हिलाया और कहने लगी कि अगर पैसे नहीं हैं तो वापस चलना, कब तक इसी जोड़े पर नज़र जमाए खड़ी रहेगी। तुम्हारे इस तरह देखते रहने से दुकान वाले को तुम पर तरस नहीं आ जाएगा। रानिया की बात सुनकर मैं उदासी से मुस्कुराई और अपना दिल उसी जगह पर छोड़कर तेज़ कदमों से घर लौट आई। ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ था कि जब मुझे कोई मनपसंद चीज़ छोड़नी पड़ी हो। बचपन से लेकर आज तक तकरीबन हर चीज़ ही मेरे इसी तरह दिल मसोस कर छोड़ दी थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि मुझ जैसी लड़कियों की ज़िंदगी में ख्वाहिशात की कोई जगह नहीं होती। मेरे घर पहुंचते ही मामी मुझ पर गुस्सा होने लगी कि इतना सा सौदा लेकर पूरे 2 घंटे लगाकर वापस आई हो। पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती है, किस किस के चक्कर में पड़ी हुई है। जब से तू जवान हुई है मुझे तो तेरी फिक्र सताती रहती है कि कहीं तू हमारे मुंह पर कालिक न पोत दे। मामी की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मामी का बेटा अरमान उसी वक्त यूनिवर्सिटी से आया था। मामी की बात सुनकर वो नाराज़गी से कहने लगा, अम्मी सानिया तुम्हारे ही काम से बाजार गई थी, अगर तुम्हें सौदा मंगवाना हो तो मुझसे कह दिया करो, मैं वापसी में ले आया करूँगा। इस बेचारी को कहाँ धूप में अकेले भेज देती हो। अरमान की इस बात पर तो मामी का पारा गर्म हो गया और वो तनक कर कहने लगी कि बड़ा जादू चला रखा है इस लड़की ने तेरे ऊपर। तुझे क्या मालूम है ये कैसी बज़ात है, और क्यों ना हो, आखिर जिस माँ का खून है उसे भी अपना रंग दिखाना ही है ना। पता नहीं क्यों हमने इसे अपने घर में पनाह दे रखी है। मुझे तो खौफ आता है कि ये कभी कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठे और हम दुनिया को मुंह दिखाने के लायक ना रहें। इससे पहले कि मामी मस्जिद मेरे किरदार पर कीचड़ उछालती, अरमान उन्हें ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर उनके कमरे में ले गया था और मैं आंसू बहाती बावर्ची खाने में आ गई थी। सारे घर के कामकाज मेरे ही जिम्मे थे और सौदा लाने के बाद खाना भी तैयार करना था। मेरा दिल बुरी तरह जख्मी हो चुका था।
बचपन से लेकर आज तक मैं यही सब कुछ सुनती आई थी। मामी को हमेशा ही ऐसा लगता था कि मैं अपनी माँ की तरह ही उनके लिए बदनामी का सबब बन जाऊंगी। सारा वक्त ऐसे ही चुपकर आंसू बहाते गुजर गया था। अरमान मामी को ठंडा करवाने के बाद मेरे पास आया था और उसने मुझे समझाने की कोशिश की थी कि मेरी अम्मी दिल की बुरी नहीं हैं, बस जुबान की थोड़ी कड़वी हैं, और वो भी ज़माने की वजह से, क्योंकि लोग तुम्हारी माँ के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। बस ये उन्हीं बातों का असर है। अरमान की बात सुनकर मैं धीरे से मुस्कुरा दी थी। इस घर में एक वही तो था जो मेरे दर्द को समझता था और हमेशा मेरा सहारा बनता था। मेरे दिल में अरमान के लिए खास जज्बात तो न थे, लेकिन मैं उसकी बहुत इज्जत करती थी, क्योंकि उसकी वजह से ही मुझे इस घर में थोड़ी बहुत जगह मिली हुई थी। सारा दिन की थकी हारी मैं कामों से फ्री होती तो स्टोर में पड़ी चरपाई पर आकर लेट जाती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी के 14-15 साल इसी चरपाई पर, इसी स्टोर रूम में तन्हा गुजारे थे। जब तक मेरी नानी जिंदा थी मैं उनके साथ उनके कमरे में रहती थी, लेकिन उनके इंतकाल के बाद मैंने वो कमरा अरमान को दे दिया और मुझे यहाँ इस स्टोर रूम में जगह मिल गई, और मैंने खामोशी से इस तब्दीली को कबूल कर लिया था। अगली सुबह मैं फिर मामी की बातें सुनने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए स्टोर से बाहर निकली तो मुझे देखते ही मामी गुस्से से कहने लगी, उठ गई महारानी, नाश्ते का वक्त होने वाला है और तेरी नींद पूरी नहीं होती। अब जल्दी से मेरे और अपने मामू के लिए नाश्ता बना दे। मैं नाश्ता बनाकर उनके कमरे में लेकर गई तो मामी के हाथ में 1 लाख रुपये थे। मामू बहुत ही मोहब्बत भरी नज़रों से उनकी तरफ देख रहे थे और कह रहे थे, बस रुकैया, तू इसी तरह मेरी खुशी का ख्याल रखा कर, मैं तुझ पर ऐसे ही नोट लुटाता रहूँगा। उन 1 लाख रुपए के नोटों पर नज़र पड़ते ही मेरे दिमाग में वो जोड़ा आ गया था जो अब तक मेरी आंखों में समाया हुआ था। एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि मामी के हाथों से वो पैसे छीन लूं और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूं, लेकिन ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी और ना ही कभी मामी मुझे ऐसा करने दे सकती थी। वो तो मामू अगर मुझे कभी 50 रुपये भी देते तो उस पर भी कड़ी नज़र रखती थी और मामू को खूब खरी खोटी बातें सुना देती थी। ललचाई नज़रों से उन नोटों की तरफ देखा और वापस लौट आई। बाकी का सारा वक्त मैं यही सोचती रही थी कि मामी ऐसा क्या करती थी जो मामू हर जुम्मे की रात उन्हें सुबह ही सुबह 1 लाख रुपए दे दिया करते थे। मुझे भी अब पैसे चाहिए थे। अगर मामा मामी को बगैर किसी ज़रूरत के इतने पैसे दे सकते थे तो मुझे क्यों नहीं। मामू नाश्ता करके कमरे से बाहर निकले तो मैंने भी डरते डरते उनसे कह दिया कि मामू मुझे भी 5,000 रुपये चाहिए। मामू ने तीखी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, खैरियत तो है सानिया, तुझे इतने पैसों की क्या ज़रूरत आ गई है? तुझे इस घर में किसी चीज़ की कमी है क्या? मामू की इस बात पर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। ना चाहते हुए भी मैंने तल्ख लहजे में कह दिया कि यहाँ तो मुझे 2 वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से मिलती है, बाकी ज़रूरत तो दूर की बात है, और ख्वाहिशात के बारे में तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मेरे जुमले सुनकर जहाँ मामू के चेहरे का रंग बदल गया था, वहीं पीछे से आती मेरी मामी से मेरी ये सच्ची बात हजम नहीं हो सकी और उन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा और कहने लगी, देखा, मैंने कहा था ना आपकी भांजी बड़ी बदमाश है। आज आपने खुद इसकी ज़ुबान देख ली है ना। जब ये आपसे इस तरह बात कर सकती है तो सोचिए आपके पीछे मेरे साथ कैसे ज़ुबान दराजी करती होगी। मामी की आंखों में मगरमच्छ के आंसू आ गए थे और वो मामू के सामने खुद को मजलूम साबित करते हुए कह रही थी, देखा आपने, हमने इसकी खातिर क्या कुछ नहीं किया और ये आज हमारे मुंह पर थूक रही है। मामी की बात पर सर हिलाते हुए मामू कहने लगे, हाँ रुकैया, वाकई ये तो बड़ी बदजुबान हो गई है, इसे तो छोटे बड़े का लिहाज भी नहीं रहा। मामू मुझे बातें सुनाकर घर से निकल गए और उनके जाते ही मामी ने मुझे कड़ी नज़रों से घूरा और कहने लगी कि खबरदार, जो आज के बाद अपने मामू के सामने कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मामा मामी के इस रवैये पर मेरा दिल कटकर रह गया था। मैंने तो ऐसे ही बस मामू को अपना समझकर उनसे पैसे मांग लिए थे। मुझे क्या पता था कि वो मुझे मेरी हैसियत याद दिला देंगे। मामी तो गैर थी, लेकिन मामू तो मेरा सगा खून थे। फिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? वो सुर्ख जोड़ा पहले मेरी ख्वाहिश था, लेकिन अब वो मेरी जिद बन चुका था।
میں آج تک خاموشی سے اپنی خواہشوں کو قربان کرتی آئی تھی، لیکن آج ماما مامی کے رویے نے مجھے باغی بنا دیا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے خریدنے کے لیے میں کسی بھی طرح 5,000 روپیہ حاصل کر کے رہوں گی۔ میں نے آج تک کوئی غلط بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کوئی گناہ کیا تھا، تو پھر مجھے کس بات کی سزا مل رہی تھی؟ بہت چھوٹی سی عمر میں گھر کے سارے کام کاج کر رہی تھی۔ میں نے مامی کی جگہ اس گھر کو سنبھالا ہوا تھا، اور اس کے باوجود بھی آج مجھے یہ صلہ ملا تھا کہ ایک چھوٹی سی خواہش پر میرے منہ پر تماچا لگا دیا گیا تھا۔ میں باورچی خانے میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اپنی ماں کا دھندلا دھندلا عکس مجھے یاد آنے لگا تھا۔ مجھے تو میری ماں کا اصل چہرہ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ صرف 5 سال کی تھی جب میری ماں مجھے لے کر اس گھر میں چلی آئی تھی، کیونکہ میرے باپ نے میری ماں کو چھوڑ دیا تھا۔ میری مامی تو اس وقت بھی میری ماں اور مجھے اس گھر میں رکھنے کو راضی نہیں تھی، لیکن میری نانی زندہ تھی اور یہ گھر ان کا تھا۔ ان کے ہوتے ہوئے مامی کو یہ ادھیکار حاصل نہیں تھا کہ وہ ہماری زندگی کا فیصلہ کرتی، اور اس لیے زبردستی انہیں ہمیں برداشت کرنا پڑا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے باپ نے میری ماں کو کیوں چھوڑا تھا، لیکن میری مامی اکثر دبے دبے لفظوں میں میری ماں کے لیے برے الفاظ نکالتی اور کہتی کہ میرے باپ نے میری ماں کے کردار کی وجہ سے انہیں چھوڑا ہے۔ میری ماں ہمیشہ خاموش رہتی۔ انہوں نے کبھی مامی کے الزام کو نہیں جھٹلایا تھا، اور نہ ہی کبھی مامی سے زبان درازی کی تھی۔ وہ یا تو مجھے کمرے میں لے کر بند ہو جاتی یا پھر گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ میں جب بھی ارمان کے ساتھ کھیل کود کرتی یا ارمان ہمارے کمرے کی طرف آتا تو مامی کا غصہ دیکھنے لائق ہوتا تھا۔ وہ مجھے مارنے کے لیے دوڑی چلی آتی تو کبھی ارمان کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے جاتی۔ یہاں تک کہ میری ماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں ارمان کے ساتھ کھیلنا کودنا بند کر دوں۔ گھر میں ایک عجیب سی ٹینشن اور گھٹن کا ماحول تھا۔ میرے ماموں بھی میری امی سے زیادہ اچھی بات چیت نہیں کرتے تھے۔ نانی ہی تھیں جو اس گھر میں ہماری اپنی تھیں۔ 1 سال اسی طرح رہتے رہتے گزر گیا، اور پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ میری ماں کو دلہن بنایا گیا ہے۔ میں اپنی ماں کو دیکھ کر بہت خوش تھی، لیکن اس دن میری ماں کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا ہوا تھا۔ نہ ان کے چہرے پر کوئی خوشی تھی اور نہ ہی زندگی کے کوئی آثار ایسے لگتے تھے۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ میری ماں نے اس روز مجھے اپنی گود میں اٹھایا تھا اور چومتے ہوئے کہا تھا کہ رشتے ویسے نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں، اس لیے تم میری طرح دھوکہ مت کھانا اور ہمیشہ احتیاط کرنا۔ مجھے میری ماں کی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا، تو پھر وہ خوش کیوں نہیں تھی؟ لیکن رخصتی کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی ماں سے بچھڑنے والی ہوں۔ میری نانی نے مجھے سینے سے لگا لیا تھا اور میری ماں کو رخصت کر دیا تھا۔ میں تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، لیکن نہ ہی میری ماں نے مجھے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی اور نہ ہی نانی نے مجھے میری ماں کے پاس بھیجا تھا۔ وہ آخری دن تھا جب میں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا، کیونکہ اس کے بعد میری ماں کبھی پلٹ کر ہماری دہلیز پر نہیں آئی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میری ماں کتنی بے رحم اور بے حس تھی، جسے اپنی اکلوتی بیٹی کی یاد نہ ستاتی تھی۔ یا پھر شاید مامی ٹھیک ہی کہتی تھی کہ میری ماں اپنے عاشق کے ساتھ شادی کر کے جا چکی تھی، جس کے لیے اس نے میرے باپ کو چھوڑا تھا۔ میری ماں نے کبھی پلٹ کر یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ میں زندہ بھی ہوں یا نہیں، اور میں مامی ماموں کے رحم و کرم پر آ گئی تھی۔ جب تک نانی زندہ تھی ان کا رویہ میرے ساتھ پھر بھی بہتر تھا، لیکن نانی کے مرتے ہی ان دونوں نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا تھا۔ بعد میں مجھے 2 وقت کی روٹی اس طرح کھلاتے تھے جیسے کہ احسان کر رہے ہوں، اور بدلے میں سارے گھر کے کام کاج بھی کرتی اور مامی کی خدمت بھی۔ چھوٹی چھوٹی بات پر مامی ہاتھ اٹھانے سے بھی پرہیز نہ کرتی تھی، اور خاص کر ارمان کے معاملے میں تو وہ بے انتہا غصہ کرتی تھی۔ جب بھی ارمان میرے قریب آتا یا مجھ سے بات کرتا تو مامی سارا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی اور میرے کردار کے حوالے سے ایسی باتیں کرتی کہ میں اپنے کانوں میں انگلی ڈالنے پر مجبور ہو جاتی تھی، اور مامی کے اسی رویے کی وجہ سے میں خود ہی ارمان سے دور ہوتی چلی گئی۔ لیکن میں انسان تھی، کب تک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستی ہوئی زندگی گزار سکتی تھی؟ میری بھی خوشیوں پر حق تھا۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میری زندگی بھی دوسری لڑکیوں کی طرح خوبصورت ہو جائے، اور جب سے میں نے وہ سرخ جوڑا دیکھا تھا میرا دل اور دماغ وہیں رہ گیا تھا، اور اسی جوڑے کے لیے پیسے مانگنے پر جس طرح مامی نے مجھے میری اوقات یاد دلائی تھی،
मेरे दिल में एक आग सुलग उठी थी और मैंने सोच लिया था कि मैं किसी भी तरह 5,000 रुपये हासिल करके रहूंगी। और मेरे नज़दीक उसका एक ही एहसास था कि मैं मामी की जगह मामू के पास चली जाऊं और ये जानने की कोशिश करूं कि वो किस बात से खुश होकर मामी को 1,00,000 रुपये देते हैं। फिर मैं भी वही काम करूंगी तो शायद मुझे भी इतने पैसे मिल जाएंगे। ये सोच मेरे दिमाग में घर कर चुकी थी और मैं दिन रात यही सोचती रहती थी कि किस तरह मामी की जगह खुद मामू के कमरे में चली जाऊं। और फिर एक दिन जब मामी ने मुझे सौदा लेने के लिए बाजार भेजा तो मैंने अपने पैसों से नींद की दवाई खरीद ली। अब मुझे जुम्मे की रात का इंतज़ार था और जब वो रात आई तो मैंने मामी के दूध के गिलास में नींद की दवा मिलाकर उन्हें पिला दी और फिर इंतज़ार करने लगी कि कब मामी सो जाएं। वो अपने कमरे में जाने से पहले लाउंज में लेटकर टीवी देखा करती थीं। आज भी दूध पीने के बाद मामी लेटकर टीवी देख रही थी कि उन्हें उसी सोफे पर नींद लग गई। मैं तो मौके की ताक में थी। जब मैंने देखा कि वो गहरी नींद में सो गई हैं, मैंने उनको घसीटा और स्टोर रूम में लाकर अपनी चारपाई पर लिटा दिया और मैंने उनकी अलमारी से उनका ही एक जोड़ा निकालकर पहन लिया। मामू रात को देर से घर आते थे और उनके आने से पहले ही मैं उनके बिस्तर पर मामी की जगह ले चुकी थी। मैंने आधे दुपट्टे को अपने मुंह तक ओढ़ लिया था और अपने बालों में मामी की तरह जूड़ा बना दिया था। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी क्योंकि मैं बिना सोचे समझे इस कमरे में चली आई थी। मुझे तो ये तक मालूम न था कि यहाँ क्या होने वाला है। काफ़ी देर बाद जब मामू कमरे में आए तो आवाज़ देकर कहने लगे, रुकैया आज क्या जल्दी सो गई हो? मैंने हल्की सी आवाज़ निकाली और कहा कि नहीं, जाग रही हूँ। ये सुनकर मामू ने एक ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मामू की बात का क्या जवाब दूं। वो तो मुझे मामी समझकर वो सब कुछ कह बैठे थे जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा था। मेरे मामू किस कदर गिरे हुए इंसान थे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे मामी समझकर मामू मेरे करीब आए और जैसे ही मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वो गुस्से में कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और मैंने कहा कि मैं जान गई हूँ कि आप मामी को 1,00,000 रुपये क्यों देते थे। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपका अपना खून हूँ और आपने तो मेरे ही साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। मेरी बात सुनकर मामू सर झुका गए और कहने लगे, तेरी माँ बचपन से हमारी खाला के बेटे माजिद से मोहब्बत करती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी कहीं और हो। लेकिन मेरे और माजिद के दरमियान किसी बात पर कोई झगड़ा हो गया था और इसलिए मैंने तेरी माँ की शादी माजिद से ना करवाकर अपने दोस्त से करा दी। तेरी माँ बहुत सीधी सादी थी। उसने मेरे फैसले के आगे सर झुका दिया था और खामोशी से तेरे बाप के साथ गुजारा करने लगी। लेकिन तेरा बाप एक वहशी दरिंदा साबित हुआ था जो हर छोटी से छोटी बात पर तेरी माँ को मारा करता था और उसे माजिद के हवाले से भी न जाने कैसे खबर मिल गई थी। इसलिए वो तेरी माँ पर शक करने लगा था और उसी शक में एक दिन उसने तेरी माँ को तलाक दे दी थी। तेरी माँ तुझे गोद में उठाए जब इस घर में वापस आई तो ये बात तेरी मामी से बर्दाश्त न हुई और तेरी मामी ने मुझे कहा कि अगर मैंने तेरी माँ को जल्दी रुखसत न किया तो हमें जायदाद के हिस्से बंटवारे करने पड़ जाएंगे। मैं नहीं चाहता था कि मैं इतनी बड़ी जायदाद के बंटवारे करूं, इसलिए मैंने तेरी मामी से कहा कि वो तेरी माँ के लिए जल्द से जल्द कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करे। तेरी मामी ने अपने पागल भाई से तेरी माँ का रिश्ता तय कर दिया और तेरी नानी की एक न चलने दी। तेरी नानी ने बहुत कहा कि वो एक नफ्सियाती आदमी से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती, लेकिन तेरी मामी ने नानी को यही समझाया कि एक बच्चे की माँ से कोई शादी नहीं करेगा। अच्छा है कि जल्द से जल्द उसका घर बस जाए। वैसे भी मेरे भाई का इलाज चल रहा है। नानी ना चाहते हुए भी तेरी माँ की शादी तेरी ही मामी के पागल भाई से करवा दी, क्योंकि तेरी मामी ने तेरी माँ और माजिद की मोहब्बत के किस्से सारे ज़माने में फैला दिए थे और सबको यही बताया था कि तेरी माँ की तलाक माजिद की वजह से हुई है। जबकि सच तो ये था कि तेरा पहला बाप एक जालिम और वहशी इंसान था। तेरी माँ इस घर में रुखसत होकर क्या गई
तेरी मामी ने उसे कभी यहाँ पलटकर आने ही नहीं दिया। तेरी नानी ने मरते मरते आधी जायदाद तेरे नाम और आधी जायदाद मेरे नाम कर दी थी, और इस बात की वजह से तेरी मामी तुझे बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गई, क्योंकि तेरी मामी नहीं चाहती थी कि तू इतनी आसानी से आधी जायदाद हासिल कर ले। और इसलिए तेरी मामी ने ये मंसूबा बनाया कि मैं हर जुम्मे की रात तेरे सामने तेरी मामी को 1 लाख रुपये दूंगा, और तू जो ज़रूरत और ख्वाहिशात की मारी है, खुद ब खुद लालच में आकर कोई ना कोई उल्टा काम ज़रूर करेगी। तेरी मामी खुद ही मुझे हर रात 1 लाख रुपये देती, और वही 1 लाख रुपये मैं सुबह तेरी मामी को लौटा दिया करता। तेरी मामी को लगा था कि तू उन पैसों को चुराने की कोशिश करेगी और हम तुझ पर चोरी का मुकदमा करवा देंगे, या फिर जब ये बात अरमान को पता चलेगी तो उसके दिल से तेरी मोहब्बत भी उतर जाएगी और तुझे इस घर से निकालने में भी हमें आसानी होगी। लेकिन तूने तो अपनी मामी की जगह रात को इस कमरे में आकर हमारा सारा मंसूबा ही नाकाम कर दिया और सच जान गई। दरअसल मामू ने कमरे में आते ही आवाज देकर मुझे कहा था कि रुकैया चल वही 1 लाख रुपये मुझे वापस कर दे, ताकि सुबह सुबह मैं अपनी भांजी के सामने तुझे वो पैसे देकर उसके दिल में लालच डाल सकूं। मैं जान गई थी कि मामू मामी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि मेरे नाम पर आधी जायदाद है, तो मुझे भला इस जायदाद की लालच कैसे हो सकती थी। मैंने रोते हुए मामू से कहा कि आप इस कदर गिरे हुए कैसे हो सकते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि जायदाद के लालच में आपने अपनी बहन की शादी एक नफसियाती आदमी से करा दी, उसे अपनी ही बेटी से दूर कर दिया, और जायदाद के लालच में आप मुझे चोर साबित करना चाहते थे। क्या ये जायदाद आपके लिए रिश्तों से ज्यादा कीमती हो गई थी? आप अपनी बहन की शादी किसी अच्छी जगह करवाकर मुझे भी उनके साथ ही भेज देते तो शायद नानी कभी आधी जायदाद मेरे नाम करने के बारे में सोचती ही नहीं, और वो खुद आपको खुशी खुशी सब कुछ दे देती। लेकिन ये सब आपके लालच की वजह से हुआ है। मेरी बात सुनकर मामू का सर शर्म से झुक गया था। मैंने मामू से कहा कि आप कागजात तैयार करवा दें, मैं आपको आपकी सारी जायदाद वापस कर देती हूँ। मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। मैं तो बस कुछ ज़रूरत और इज्जत की मोहताज थी, और अगर आप खुश दिली से मेरी ज़रूरत पूरी कर देते और बार बार मुझे और मेरी माँ को बदकिरदार न कहते तो शायद मैं कभी ऐसा कदम न उठाती। मैं रोते हुए मामू के कमरे से निकल आई थी। मामी अब तक मेरे कमरे में बेहोश पड़ी थी। जायदाद के लालच में जो कुछ मेरे मामू ने किया था वो नाकाबिले यकीन था, लेकिन ये दुनिया इतनी ही खुदगर्ज और लालची हो चुकी है। मैंने खुशी खुशी अपनी जायदाद अपने मामू के हवाले कर दी थी और उनसे कहकर खुद अपनी माँ के घर चली आई थी। मेरी माँ अपने शौहर के साथ एक मुश्किल जिंदगी गुजार रही थी, और मैंने सोच लिया था कि अब मैं उनके साथ रहकर उनके दुखों में उनकी साथी बन जाऊंगी। क्या आप लोगों ने कभी सगे रिश्तों को इतना बेएतबार देखा है कि जायदाद के लालच में वो आपकी जिंदगी तबाह करने पर भी बाज ना आए? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।